नमस्कार दोस्तों, आज संवाद में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने पड़ोस में हुई घटनाओं के बारे में। नेपाल में प्रोटेक्शन डे, तो वहाँ पे बेसिकली वो अपना जाके दुबई में बस रहे हो। तो जेंजी के पूरा वहाँ पे मूवमेंट की वजह से पूरा जो है उन्होंने सरकार को हटा दिया है। सेम टूल किट जैसे हमने देखा श्रीलंका में या फिर बांग्लादेश में, वहाँ की सरकारों को हटाया गया और वही स्टूडेंट्स को जो है आगे करके उनको भड़का के जो है आगजनी लोग करते हैं, और पूरा मतलब वैंडलिज्म, वायलेंस पूरा मतलब इन लोगों ने किया है। पुलिस की भी उसमें बहुत बड़ा रोल है कि भाई पुलिस ने गोली मार के 20 स्टूडेंट्स की हत्या कर दी। अब कोई भी वो कहते हैं, पुलिस वाले कहते हैं कि हमने नहीं मारा या जो भी है, बट फैक्ट तो ये है कि भाई 20 लोग मरे हैं उसमें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब ये कौन करा रहा है? क्या ये अमेरिका का डीप स्टेट है जो करा रहा है कि भाई अमेरिका के इंटरेस्ट को बेसिकली चैलेंज कर दिया था ओली ने पूरी एप्स को बैन करके, और वो जो है चाइना की गोद में बैठ गया था। तो वो सब जो है एक प्रॉब्लम था। चाइना को तो डेफिनेटली चाइना तो नहीं कराएगा, क्योंकि चाइना के लिए तो सरकार थी ये। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उनके पास पहले भी खैर पूरा था, करप्शन का इश्यूज थे, बेरोजगारी है वहाँ पे। आई थिंक 10.7 कर कुछ है, और जो कमी नहीं हो रही है 20 साल में, वैसी की वैसी है वो। 2004 में भी उतनी थी, 2025 में भी उतनी ही है। जबकि विश्व में अगर देखा जाए तो 4.9 करीब आई थिंक एवरेज बेरोजगारी है। तो ये सब जो है फैक्टर्स हैं जो हाँ तो दोस्तों ये बेसिकली ट्रिगर हुआ वही सोशल मीडिया सेम तरीके से सोशल मीडिया बैन कर दिया इन्होंने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह, एक्स, ट्विटर। तो ये बैन किया, वहां से ट्रिगर हो गया और अगेन सेम स्टूडेंट लीडर्स, स्टूडेंट मॉब इवोक होती है और उन्होंने ये सारा काम कर दिया। पूरा ऐसे तो लग रहा था जैसे बांग्लादेश वाली स्क्रिप्ट है, रिपीटेड। सेम वैसा ही है। तो अब चक्कर ये है कि अब ये तो हो गया। अब मतलब क्वेश्चन ये है कि ये करा कौन रहा है। तो एक थ्योरी जो है कि यूएस के लिए लोग बात कर रहे हैं, बट अगर हम थोड़ा सा पीछे चले बांग्लादेश वाली चीज पे, तो पोस्ट इफेक्ट तो नहीं लगता कि यूएस ने कराया होगा ये चीज, क्योंकि वहाँ पे क्रिश्चियंस एंड क्रिश्चियनिटी के इंस्टीट्यूशन पे भी बहुत ज्यादा अटैक हुआ, मारे गए लोग। और यूएस ने उस पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी रेज किया। तो अगर सेम स्क्रिप्ट है और यूएस वाज नॉट हैप्पी विद बांग्लादेश व्हाट हैपेंड, तो यहाँ पे यूएस कैसे आएगा? लेकिन चूंकि क्या होता है, एक चीज और भी होती है कि जब इस तरह की चीजें होती हैं तो वहाँ वो अपने रिलीजन और रिलीजन सब चीज को ताक पे रख के अपना कुछ और मोटिव उनके हाथ में होता है। लेकिन दोनों के बीच में एक कड़ी जो जरूर है एग्जीक्यूटर वाली, वो है पाकिस्तान। सो बांग्लादेश में एग्जीक्यूटर पाकिस्तान तो था ही, और यहाँ भी आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि यहाँ भी एग्जीक्यूटर पाकिस्तान निकले। तो देखते हैं। अभी तो आज ही हुआ है, आज हुआ या उनकी रात में हुआ, अब अभी धीरे धीरे पता कल से चलेगा। 2-3 दिन से चल रहा है। आज हाँ। मतलब उन्होंने बेसिकली प्रोटेस्ट करके सारा उसको रिजाइन करवा दिया, पीएम को भी। हाँ। एक्चुअली क्या है कि ये यूएस ने ही करवाया होगा, क्योंकि उनका डीप स्टेट पूरा ये सब कराता रहता है। तो ये सीआईए वगैरह जो है, उन्होंने बेसिकली आईएसआई के साथ मिलके, क्योंकि आईएसआई की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है वहाँ पे नेपाल में। वही हमने देखा, वो सब जो इन्फिल्ट्रेशन इंडिया से हो रहा है वो सब नेपाल के थ्रू वो आईएसआई कराता है। और ये जो है उनका बेसिकली टूल किट है। और वहाँ पे बोलते हैं कि कई सारे हिंदुओं को इन्होंने कन्वर्जन करवा दिया था। बहुत कन्वर्जन चल रहा है वहाँ पे। वहाँ पे टर्की भी जो है फंड दे रहा है मुसलमान करने के लिए। और वहाँ पे ये क्रिश्चियंस भी वहाँ पे हैं जो कन्वर्ट कर रहे हैं हिंदुओं को। तो पूरा वहाँ पे मतलब एक सिस्टमैटिक एक तरह से अटैक हो रखा है रिलीजन पे।
वो तो खैर सेपरेट है। बट ये तो मोस्टली करप्शन वगैरह की वजह से है, जो जनता रास्ते में आ गई है। और ये आई थिंक पूरा डीप स्टेट ने कराया। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो देखो, कौन सी बैन हुई थी एप्स, सारी जो है एप्स जो थी यूएस की बैन हुई। चाइना की ऐप इन्होंने बोला कि तुम रजिस्टर करो और तब हम तुम्हें देंगे। तो रजिस्टर ठीक है, तुम लॉ ऑफ द लैंड तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, मैं बिल्कुल मानता हूँ ये बात। बट रजिस्टर किसने किया? चाइनीज ऐप्स ने। तो चाइनीज ऐप जो है बैन नहीं हुई, और यूएस की बैन सारी बैन कर दी तुमने। भाई ये ऐप्स जो व्हाट्सएप वगैरह तुम देखो, तो नेपाल में लोग ज़्यादातर 30% तो लोग मतलब जो अपना रेमिटेंसेस से चलता है ना वहाँ पे, तो काम जो नेपाल के लोग भेजते हैं बाहर से, 30% इकोनॉमी तो रेमिटेंसेस से चलती है। तो उनके कई सारे लोग जो है नेपाल के बाहर हैं, और वो उनका जो जुड़ने का तरीका है वो इन ऐप्स के थ्रू ही है। क्योंकि नहीं तो बहुत महंगी चीजें हो जाती हैं सब चीजें, तो ये इन सब चीजों से फ्री हो जाती है। तो इस वजह से भी लोग, जनता में रोष था। और करप्शन तो है ही भाई। तुम देखो कि जब से जो राजशाही आई है, गई है वहां पे, तो जो किंग ज्ञानेंद्र थे वहां पे, उसके बाद से मतलब तुम देखो कि कुछ 20 एक साल में, जो मतलब 20-25 साल में कुछ 13 पीएम्स बन चुके हैं वहां पे। तो मतलब तुम देखो इतने, मतलब हर कोई मतलब अपना बनना चाहता है, करप्शन करना चाहता है, खाने पे पूरा उनका जोर है। कोई नेपाल का डेवलपमेंट नहीं हुआ। टूरिज्म के नाम पे देखो तो एवरेस्ट की तुमने सत्यानाश कर दिया वहां पे टूरिज्म करके। वहां पे इतना कबाड़ है कि वहां पे मतलब हेलीकॉप्टर लगाएंगे लगेंगे तब वो साफ होगा। तो तुमने मतलब एक तरह से डेवलपमेंट तो कुछ किया नहीं, और पूरा करप्शन के नाम पे तुम काम कर रहे हो। तो तो ये सब तो है ही चल रहा वहां पे, इसकी वजह से जनता बीच में मतलब रोष तो में है ही ना। बीच में वहाँ की पब्लिक, अभी 5-6 महीने पहले की बात है, राजशाही के सपोर्ट में काफी मूवमेंट स्टार्ट करी थी। तो क्या ये पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये सब कुछ राजशाही को वापस लाने के लिए किया जा रहा है? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इसमें ना वो कोई भी कह नहीं रहा है कि तुम राजशाही को वापस करो। अभी भी जो बात हो रही है पीएम की, मतलब कौन बनने की, तो इसमें हो रहा है कि वो एक कोई बालेन करके है, कोई बालेंद्र शाह करके कोई है पीएम, वो काठमांडू का मेयर है। तो उसको पीएम बनाने की बात हो रही है कि उसको बना दे देंगे। अब वो एक यंग रैपर टाइप का है वो, मतलब इंजीनियरिंग कर रखी है उसने इंडिया से। और जो है वो रैपिंग करता था वो पहले, और उसके बाद फिर वो पॉलिटिक्स में आया, और अभी मेयर है वो काठमांडू का। तो उसकी बात चल रही है कि उसको पीएम बनाया जाए। तो किसी ने भी ये नहीं बोला कि राजशाही को वापस लिया जाए इस मूवमेंट में एटलीस्ट। तो वो अच्छा। एक सेपरेट चल ही रहा है। बट वो किसने किया क्या किया, मतलब वो तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें वो इन्वॉल्व है। मुझे तो लगता है कि ये यूएस का डीप स्टेट है जो आईएसआई के थ्रू करा हुआ है। तो आईएसआई एग्जीक्यूटर तो है ही, इसका मतलब जो है आईएसआई बांग्लादेश में भी उसी ने एग्जीक्यूट किया था, यहाँ भी उसी ने एग्जीक्यूट किया हुआ है। हाँ, इनका बहुत इन्फ्लुएंस है यार ये। एक्चुअली क्या है कि लेफ्ट का पूरा जो इकोसिस्टम है ना, कांग्रेस के टाइम पे इन्होंने जब सीताराम येचुरी के साथ किया था ना, पैक्ट लेफ्ट के साथ, उस हम्म। समय सीताराम येचुरी ने पूरा नेपाल का मतलब पूरा करके इंडिया के इन्फ्लुएंस को खत्म कर दिया था। और चाइना का इन्फ्लुएंस को नेपाल के मिलके लेफ्टिस्ट के साथ, वो पूरा उस समय एक्चुअली इकोसिस्टम उसी समय डेवलप हुआ। और इंडिया का इन्फ्लुएंस इस समय नेपाल में बहुत कम है। नेपाल के लोग मतलब इंडिया को अच्छा नहीं मानते इस समय। एकदम में तुम सोचो, जहाँ पे रोटी बेटी का तुम बोलते हैं कि रोटी बेटी का हमारा रिश्ता है, भाई मानते हैं सब नेपालियों को, वहां पे तुम जो है इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत कम है। और इंडिया का वो बहुत अच्छी तरह से नहीं देखा जाता वहां पे इस समय, क्योंकि वहां पे जो है ये चलाया गया था पूरा मूवमेंट इंडिया के खिलाफ। और ये सब जो है वही आईएसआई लेफ्ट, ये सब इकोसिस्टम बना है वहां पे, उसकी वजह से ये चल रहा है। खैर उस तो है। आईएसआई का तो डिस्टरबेंस तो इस होल रीजन में बहुत ज्यादा है। पर मुझे तो ये बट सवाल समझ में नहीं आता शालन कि मेरा एक ऐसा ही क्वेश्चन है। अलग है, एक मिनट रमेश, मेरा क्वेश्चन एक चीज अलग है कि हम लोग इस चीज पे मतलब बेस बना रहे हैं कि अमेरिकन डीप स्टेट का इसके पीछे हाथ है।
तो इस तरह की जब मूवमेंट अमेरिका करवाता है, डेफिनेटली बहुत जगह करवाता है वो, लेकिन उसका फायदा क्या है? नेपाल जैसे देश में ये काम करवा के अमेरिका का फायदा तो क्या है? इनको बांग्लादेश में क्या फायदा हुआ? तो बांग्लादेश में क्या फायदा हुआ इनको? नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों करवा रहे हैं? ये वही तो वही तो डीप स्टेट क्वेश्चन को है ये ना। थोड़ी मतलब एक्चुअली क्या है ना, डीप स्टेट का कुछ अपना एजेंडा होता है अपने अमेरिकन इंटरेस्ट को करने के लिए। तो जब बोलते हैं कि बांग्लादेश में भी शेख हसीना से इन्होंने आइलैंड मांगा था वहां पे अपने बेस के लिए। तो सेंट पीटर आइलैंड है कि कौन सा है वहां पे, मैं भूल गया उसका नाम तो एग्जैक्टली बांग्लादेश में तो तो रीजन वो था ना, शेख हसीना वाज नॉट अलाउइंग टू गिव अ लैंड, पीस ऑफ लैंड टू ऑपरेट यूएस यहाँ पे भी तो 234। रीजन है। क्या रीजन है? तो यहाँ पे भी तो रीजन है। यहाँ पे तुम पूरा चाइना के इन्फ्लुएंस का हो गया था वहां पे। तुम पूरा देखो, ओली और ये जो लेफ्ट पूरी है, ये तो पूरा चाइना की गोद में बैठे हुए थे। तो उसको हटाना इनको तो बहुत बड़ा इनका रीजन है। तो ये तो उनका था ही ना, उनको अपना इन्फ्लुएंस अगर बढ़ाना है तो ये इनको अपनी जैसे बोलते हैं ना कि भाई तुम जो है अपनी लाइन बड़ी कर दो अगर तुम्हें जीतना है। बट ये तो क्या है, दूसरे की लाइन कम करते हैं। इसलिए जो है ये मतलब बेसिकली चाइना का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए इन्होंने वो सब किया। अब ये इनको अकल तो है नहीं कि भाई क्या इसको इसका क्या परिणाम होगा क्या होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ये शॉर्ट टर्म में सोचते हैं और उसकी वजह से ये काम करते हैं। डीप स्टेट का बेसिकली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। अभी भी जो है तुम ट्रम्प फ्रम जो भी कह लो, चलाता तो वही डीप स्टेट ही है। तो स्टिल अब मेरे ख्याल से पता चलेगा कुछ दिनों में कि नहीं, ये तो पता चलने तो कुछ नहीं है। कॉल कैसे पता चलेगा? जैसे एक बात बांग्लादेश तुम्हें में बताऊं तो मैं, बांग्लादेश में पाकिस्तान तो का जो है ना, नहीं, पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है जो अकेले अकेले वो कर ले। उसको पैसे देते हैं, वो किराए के टट्टू हैं। तो जब तक उनको पैसे नहीं मिलता वो कुछ नहीं करते। वो जो है ना बेसिकली अमेरिकन जो है पैसे देता है उनको, तब वो काम करते हैं। उनके बस का कुछ नहीं, नहीं तो अकेले करना। ये मैं तुम्हें बता दूं। तो ये जो है सब करा धरा है तो वही है, बट उनका पर पीछे से जो है अमेरिका का डीप स्टेट ही है जो करा रहा है इसको। नहीं, मतलब डिप स्टेट करा रहा है। उसकी औकात नहीं है भाई पाकिस्तान एक की जो अपने आप जो कर ले वो वहां पे। एक थ्योरी ये है, लेकिन मैं आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ना कि क्यों करा रहा है वो, क्या क्या बेनिफिट है। तो अगर सोशल वही तो मैं तुम्हें मीडिया बोल रहा हूँ कि इन्फ्लुएंस कम ऐप करना है ना चाइना का यार। नहीं, अगर चाइना का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए कराया होता ना रमेश, तो चाइना की ओर से कुछ ना कुछ स्टेटमेंट या कुछ ना कुछ एक्शन भी आता, रिएक्शन टाइप का होता जरूर। तो नहीं नहीं नहीं, वो तो देखो दिखा ये नहीं। नहीं, ये तुम कैसे तुम अच्छा स्टेटमेंट क्या दोगे? तुम चाइना हो अगर, क्या स्टेटमेंट दोगे बताओ तुम? सपोर्ट करेगा ना, मतलब जो भाई भाई नेपाल जो है चाइना इंडिपेंडेंस कंट्री है और चाइना का उसमें जो है कैंडिडेट था ना वो प्राइम ऑर्गेनिक मिनिस्टर। मूवमेंट एक तरह से हो रहा है। तो हम्म। पर तुम चाइना हो तो क्या बोलोगे तुम कि ये नहीं होना चाहिए? अब वो यार उसके प्राइम मिनिस्टर चाइना जब तो डमी एक बहुत डमी कैंडिडेट था तो उसको सपोर्ट तो करता ना चाइना। वो तो दिखा नहीं। सपोर्ट तो करता, कैसे सपोर्ट करेगा बताओ भाई? तुमने भड़का दिया लोगों को, लोग सड़क पे आ गए। चाइना को टाइम भी नहीं मिला ना कि सपोर्ट कर पाए। क्या टाइम मिला उसको? तो सारे जो है लोग वहां पे भड़क के जो है जला रहे हैं वहां पे सब। पार्लियामेंट में घुस गए, लोगों के घर में घुस गए। वो कहते हैं एक शेर बहादुर देवबा जो वहां पे पहले पीएम थे, उनके घर में घुस गए और उनको मारा पीटा। और फिर जो है एक पहले कोई पीएम थे उनकी, उनका घर को जला दिया, उनकी बीबी को जला दिया यार उसमें। शी डाइड इन दैट फायर। तो कोई मतलब उसमें वो थोड़ी है कि इनको टाइम ही नहीं मिला कुछ रिएक्ट करने का। तो चाइना हम्म। को तो कर भी नहीं सकता ना कुछ। जब तुम ऐसे करोगे तो तुम कैसे उसको रिएक्ट करोगे? तो ये सब जो है बेसिकली डीप डीप साजिश तो है ही। बट इनको मौका मिलना था और इनको जब इन्होंने बैन किया तो उसका मौका मिला और इसको भड़का दिया सबको इन्होंने। अब सबको लेके आ गए। अब ये इंडिया में कई विपक्ष के लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि वहां पे हो रहा है, बांग्लादेश में हो गया, श्रीलंका में हो गया, चाहे यहाँ पे नेपाल में हो गया, तो इंडिया में भी ऐसा होगा। मैं तो यही बोलूंगा कि भाई तुम अपने जो है ना ये ख्याली पुलाव खत्म करो पकाना। क्योंकि इंडिया में ये होना इम्पॉसिबल है। इंडिया इतना डाइवर्स है, इतना वाइब्रेंट है उसकी डेमोक्रेसी। तुम जो है इसको कर ही नहीं सकते। तुमने ट्राई किया ना शाहीन बाग और ये जो तुमने फार्मर्स मूवमेंट करने की कोशिश की थी,
यही तो था वो कि तुम अराजकता जो है तुम फैलाओ और उसको फिर डेमोक्रेसी को वीक करो। और ये भी जो अटैक करते हैं आए दिन इलेक्शन कमीशन और वोटिंग मशीन्स पे, यही सब तो है वो टूल किट कि इंडिया की डेमोक्रेसी को तुम करो। बट इंडिया इतना डाइवर्स है, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये इम्पॉसिबल है इंडिया में करना। कि विपक्ष का कौन कह रहा है ये? नहीं, अभी तुमने स्टेटमेंट आया ना उसका, संजय राउत का, वो जो है कि संजय राउत ये जो यार। है इंडिया का। नहीं, अरे तो वो एक तो ही इज अ सिम्टम ना, ही इज नॉट, तो वो तो है ना पूरा। वो जो है उसने बोला कि भाई ये जो है हमारे वहां पे हो रहा है नेबरहुड में, इंडिया में भी हो सकता या ऐसे कुछ उसने बोला और मोदी को टैग कर दिया उसने। तो मतलब ये क्या तुम जताना चाह रहे हो? ये सब जो है बेसिकली इनकी टूल किट है जो नहीं, इंडिया में भी करना चाहते हैं, बट इंडिया में करना बहुत मुश्किल है इनके लिए। संजय अंजय राउत के तो मतलब मुझे लगता है कि उसकी बातों को सुनना और हमारी मीडिया के पीपल उसकी बातों को कवर जो करते हैं, वो एक अनफॉर्चुनेट सिनारियो है। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता संजय राउत पे। लेकिन लेकिन ये है ना, देखो एक प्रॉब्लम है कि इंडिया के सराउंडिंग में ये सब चीजें बहुत हो रही हैं, और इससे जो है ना इंडिया की बॉर्डर की स्टेबिलिटी जो है पे बहुत ज्यादा असर है। वो तो डेफिनेटली है। वो एक कंसर्न हम्म, है, और बाकी तो मतलब अमन क्रिटिकल वॉच सिचुएशन मुझे लग रही है अब तो। तो देखिए अभी चीजें अनफोल्ड होंगी, जैसे बांग्लादेश में भी अनफोल्ड हुई तो बहुत कुछ ऊपर आया, क्योंकि वो सब कुछ इस्लामिक मूवमेंट को यूज करते हुए उन्होंने किया था वहां पे। अब यहाँ पे क्या यूज किया, करप्शन तो है नेपाल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो लेकिन अभी मे बी इन फ्यू डेज थोड़ा और ओपन होगा, तब देखते हैं कि क्या सिचुएशन आती है। हाँ, मतलब कौन आता है, हाँ, क्योंकि उसमें बहुत डिपेंड करेगा कि कौन होता है, उसकी कैसी पॉलिसीज होती हैं हाँ उससे इंडिया समझ में के आया था। लिए, हाँ, चाइना के लिए। तो उससे ज- सब थोड़ा समझ में आएगा कि क्या है जैसे इसका। बांग्लादेश का भी जब शुरू हुआ था तो वो सब करप्शन ये वो करके शुरू हुआ, और लेकिन इवेंचुअली वो निकला क्या कि वो इस्लामिक लॉ, वो सब, वो पूरा पाकिस्तान की पूरी इमेज आ गई वहां पे। तो वो क्लियर हो गया इन 15-20 डेज बांग्लादेश में। तो जो है अभी देखिए यहाँ पे क्या आता है, अभी उस पता चलेगा कि कौन पीएम बन रहा है, कैंडिडेट है क्या, सबसे चीजें समझ में आएंगी। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये कॉन्टिन्यूस होता जा रहा है ये तो अमेरिका को खैर ये है चक्कर, क्या पावरफुल कंट्री है तो कोई कुछ कह नहीं पाता। बट देयर हैज टू बी ए वे कि इनको स्टॉप करने। जिसकी वजह से मतलब ये करते हैं। एंड गेम तो इनको भगवान ही जाने, मतलब जो इसको समझ में नहीं आता इनको कि इनकी पावर जो है खत्म होने वाली है। अब ये जो है वेस्ट उतना पावरफुल नहीं रह गया जैसे पहले है। दिस इज एशियन सेंचुरी, इनको समझ में नहीं आ रही है बात कि इंडिया और चाइना को तुम रोक नहीं सकते इस बार। तो ये जो है वेस्ट का डोमिनेंस खत्म हो गया है, इट इज ऑन द डिक्लाइन। और ये जितनी बात इनको समझ में आए जल्दी, उतना इनके लिए अच्छा है कि नहीं, अपने में समझ में तो कंसंट्रेट आ करें। रही होगी प्रमेश, तभी वो डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं, कर तो रहा है। कहाँ समझ में आ रहा है इनको? तुम तो ट्रम्प को देख लो, आए दिन जो है कुछ ना कुछ बेवकूफी के काम करता है। टैरिफ को रोज बढ़ा के कहते हैं कि भैया मैं लगा दूंगा। अब टैरिफ लगा के तुम सोचता है कि तुम्हारी कौन दे रहा, तुम्हारी जनता ही तो दे रहा, तुम्हारी, तुम्हारे लिए। और तुम कर रहे हो। अब पीटर नवारो जैसे लोग वो कहते हैं कि टैरिफ जो है एक टैक्स कट है। अब तो ये बताओ तुम कौन इकोनॉमिस्ट है? वो पीएचडी है वो, और कहता है कि टैरिफ जो है टैक्स कट है। अब ये बता दो, ऐसे तो लोग उसने पाल रखे हैं, तो कहाँ से फिर हाँ, तुम चलाओगे ऐसे? इसीलिए मेरे ख्याल से यूएस अगर ये कर रहा है तो इस पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज कर रहा है वो। क्योंकि नेपाल वाली चीज से इंडिया भी इम्पैक्ट होगा, चाइना भी इम्पैक्ट होगा। तो मेरे ख्याल से वो अगर ये डीप स्टेट वही है कर ना, रहा है तो दोनों इम्पैक्ट होंगे ना उनके लिए, तो उसको वीक करना बहुत जरूरी है इस समय। हम्म। वही है इस समय। आई थिंक देखते हैं कि कैसा होता है आगे चल के, कैसे रहता है, क्योंकि आगे किसकी सरकार आती है, कैसा आता है, उनकी क्या पॉलिसीज रहती हैं इंडिया के लिए, चाइना के लिए। आई थिंक वो सब देखना पड़ेगा, उससे थोड़ा तो क्लियर उससे होंगी क्लियर चीजें। होगा कि किस अभी तो डायरेक्शन में जा रहा जो है। है, हाँ, बट उसी से। अभी तो यही लगता है कि ये सब जो है इंस्टेबिलिटी जो है इंडिया को और चाइना को बेसिकली अंदर करने के लिए है, क्योंकि
सरकार जो है वो चाइना के प्रो थी, और अनस्टेबिलिटी करने के, इंडिया को दबाने के लिए भी वो जरूरी है। तो वो सब आई थिंक अभी यही लगता है, बाकी आगे देखते हैं कैसा रहता है। अभी का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं, आपसे फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में। तो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।